Okay, so hello everyone, welcome to the first lecture of surveying. So सर्वेइंग जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से क्या है, फील्ड रिलेटेड है ना, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। तो जब आप सर्वेइंग की बात करते हैं तो आपका सबसे पहले दिमाग में आता होगा कि सर सर्वेइंग होता क्या है ना, सर्वेइंग क्या होता है, यही आता होगा ना। अपने आप से क्वेश्चन आप पूछते होंगे कि सर्वेइंग किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी आप लेक्चर देखेंगे, जो भी लेक्चर आप अटेंड करेंगे उसको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है ना। काफ़ी अच्छे से डिफरेंट पेन का यूज करके है जो आपको नोट्स बनाना है ना। और वो आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स होगा, तो जब आपको रिवाइज करना होगा तो इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट पेन का यूज करने में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब लिखावट आपकी सुंदर होती है, अच्छा होती है, तो आपका दिमाग है, जो माइंड है, वो बहुत इजीली है जो उसको ग्रैब करता है ना। जैसे देखिए, यही मेरे पास आपके सीनियर का एक नोट्स है ना। आपके सीनियर का एक नोट्स है, मेरा ही लिखाया हुआ है, काफ़ी सुंदर है जो लेटर में लिखा है ना, काफ़ी सुंदर हैंड राइटिंग में इन्होंने लिखा है। और जो भी सबसे अच्छे से लिखेगा है ना, उसको मेरे तरफ से प्राइज मिलेगा, है ना। मेरे तरफ से क्या मिलेगा, एक प्राइज मिलेगा। सो अच्छे से लिखना है नोट्स को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। जब हम कोई भी नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम काफ़ी होप के साथ और आशा के साथ है जो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं ना। ये हम ह्यूमन बीइंग के क्या है, एक हैबिट बन चुके, आदत बन चुकी है। तो उसी आशा के साथ, उसी होप के साथ काफ़ी एनर्जेटिक होकर है जो सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड, है ना। भगवान के नाम लेकर क्या करते हैं हम लोग, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सर्वेइंग होता क्या है ना, किसको बोलेंगे सर्वेइंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। सो सुनिए, कहता है इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, है ना। इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। किस प्लेन की बात करता है, जब आप सर्वेइंग की बात करते हैं तो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट पॉइंट का क्या लोकेशन होगा, उसका क्या पोजीशन होगा, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, है ना। और किस प्लेन में फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फाइंड करेंगे। ये वर्टिकल प्लेन की बात नहीं करता, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करता है ना। ये किस प्लेन की बात करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करता है। मतलब जो भी होगा, जो भी हम काम करेंगे वो हॉरिजॉन्टल लैंड पे करेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल लैंड पे करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, है ना। डेफिनेशन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन, किसकी बात करता है, रिलेटिव पोजीशन की बात करता है, ऑफ पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। सर्वेइंग का जब आपका दिमाग में आना चाहिए, जब भी सर्वेइंग दिमाग में आता है तो आपको सोचना चाहिए कि जो भी हम काम करेंगे वो किस प्लेन में काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेंगे। वर्टिकल प्लेन की बात नहीं करता। जब वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे तो उसको लेवलिंग बोलते हैं, जो आगे देखेंगे, है ना, जो आगे देखेंगे। अभी सिर्फ जो भी काम करेंगे सारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं क्या ये बोल रहा है ना। सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट P है, क्या है, कोई पॉइंट क्या है, P है। कोई पॉइंट मान लेते हैं कि क्या है, P है। एक पॉइंट है जो क्या है, P है। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे दो पॉइंट का लोकेशन है जो फाइंड करना है ना। सपोज कीजिए पहला पॉइंट है जो आपका R है, और दूसरा पॉइंट है जो आपका Q है। आप स्ट्रेट ड्रा कीजिएगा, क्या है, Q है ना। हमें क्या करना है, हमें इस P के रिस्पेक्ट में R और Q का क्या लोकेशन फाइंड करना है ना।
तो हम क्या करेंगे बताइए, चेन या टेप है जो लेंगे, इंस्ट्रूमेंट मुझे तो कुछ चाहिए ना डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो या तो चेन का हेल्प लेंगे या तो टेप का हेल्प लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, P से R को मेजर कर लेंगे, फिर R से Q को मेजर कर लेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि P से R को मेजर कर लीजिए, फिर P से Q को मेजर कर लीजिए और R से Q को मेजर कर लीजिए। ठीक है, तो P के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमें ये लोकेशन R का लोकेशन और Q का लोकेशन क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में क्या लिखें, डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ determining the position of Q and R, है ना, with respect to P, with respect to what, P, है कि नहीं। तो ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। तो सर्वेइंग का डेफिनेशन क्लियर है, इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। आर्ट मीन्स क्या है, कला, है ना, ये क्या है, एक कला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका क्या एक ऑब्जेक्टिव है ना, एक लक्ष्य है कि नहीं। तो सर्वेइंग जब करेंगे, तो सर्वेइंग पढ़ेंगे या फिर इसका जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपका क्या होगा, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। तो सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अब वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर्वेइंग का, कहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज एस्टेब्लिशिंग द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड टू प्रिपेयर द प्लान और मैप फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया। फाइनल हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड करना है ना। सपोज कीजिए कि आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है ना, या फिर हाईवे बनाना है, या फिर रेलवे बनाना है, या फिर कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग आपका पर्सनल बिल्डिंग भी हो सकता है ना, पब्लिक बिल्डिंग भी हो सकता है। पब्लिक बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, पब्लिक बिल्डिंग मीन्स हो गया आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो सकता है। तो जब इन चीज़ों का क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आपको एरिया है जो फाइंड करना पड़ेगा कि कितना बाउंड्री है, कितना एरिया है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज एस्टेब्लिशिंग द बाउंड्री ऑफ द लैंड। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बाउंड्री है जो डिसाइड करेंगे, है ना। ये क्या करेंगे, एक बाउंड्री है जो डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई रैंडम बाउंड्री है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये कुछ भी रैंडम बाउंड्री हो सकता है ना। मान लेते हैं P है, Q है, R है, S है, किसी भी शेप का हो सकता है रैंडम बाउंड्री, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बाउंड्री डिसाइड करेंगे, P, Q, R, S, ये सब क्या करेंगे, बाउंड्री डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इसमें कंस्ट्रक्शन आप करना चाह रहे हैं उसका क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, मैप बनाएंगे, है ना। बाउंड्री डिसाइड करेंगे, बाउंड्री डिसाइड करने के बाद एरिया डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज एस्टेब्लिशिंग द बाउंड्री ऑफ द लैंड टू प्रिपेयर प्लान और मैप फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया। इसका मतलब आपका अल्टीमेट एम जो सर्वेइंग में होने वाला है वो एरिया फाइंड करना है। क्या है, एरिया फाइंड करना है। उसके लिए क्या होगा, आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा पहले, और आगे फर्दर देखेंगे। सो अभी तक क्लियर है आप लोगों को। फर्दर देखते हैं, फर्दर है आपका प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग को क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है जो प्राइमरी डिवीजन की बात की गई है, प्राइमरी डिवीजन में सर्वेइंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है जो आपका प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं और दूसरा है जो जियोडेटिक सर्वेइंग बोलते हैं। अगर प्राइमरी डिवीजन की बात करते हैं तो सर्वेइंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग, है ना। अभी प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, इससे पहले है जो हम थोड़ा सा अर्थ के बारे में है जो नॉलेज लेंगे। सबसे क्या करेंगे, अर्थ के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद है जो ये दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, चूंकि इन दोनों का जो डिवीजन है वो अर्थ के कर्वेचर के बेसिस पे किया गया है ना, अर्थ के कर्वेचर के बेसिस पे किया गया है। तो ये क्या है,
अर्थ है, अर्थ का क्या है, शेप है जो क्या होता है एग्जैक्टली है, जो स्फेयर नहीं होता, ये क्या होता है स्फेरॉइड शेप का होता है। स्फेरॉइड शेप कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये जो है टॉप और बॉटम, जो नॉर्थ पोल देख रहे हैं, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे को क्या बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ये जो लाइन है यहाँ से टच कर रहा है इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस। क्या नाम है इसका, पोलर एक्सिस, इसका नाम है पोलर एक्सिस, है ना। अब देखिए रेफरेंस, अगर मेरिडियन की बात किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, ऊपर वाला को नॉर्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं साउथ बोलते हैं, है ना। अब देखिए सपोज कीजिए कि ए जो पॉइंट है इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉटम पॉइंट है इसको पी बोल देता हूँ और इसको क्यू बोल देता हूँ, इसको क्यू बोल देता हूँ, है ना। अगर फिजिकल क्लास में क्लास हो रही होती तो मैं आपसे पूछता कि दोनों में लेंथ किसका ज़्यादा होता है, क्या ए बी का लेंथ ज़्यादा होता है या पी क्यू का लेंथ होता है। ये एक्चुअली ज्योग्राफी की बात हो जाती है ना। तो अगर आप पढ़े होंगे लोअर क्लास में ज्योग्राफी तो आपको याद होना चाहिए कि जो पी क्यू का लेंथ होता है वो छोटा होता है ए बी के कंपेरिजन में। मतलब पोलर एक्सिस इज शॉर्टर देन इन कंपेरिजन ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर की तुलना में क्या होता है पोलर एक्सिस आपका छोटा होता है ना, ठीक है। इसका अर्थ का शेप कैसा होता है नारंगी की तरह होता है, मतलब एग्जैक्टली स्फेयर नहीं होता। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो क्या होता है ऊपर है जो हल्का चपटा होता है, क्या होता है हल्का चपटा होता है, इस तरह से हल्का क्या होता है चपटा होता है ना। सो ए बी की अगर लेंथ देखें, ए बी की यदि लेंथ देखा जाए ए बी जो होता है एग्जैक्टली होता है 12,756.75 किलोमीटर, 12,756.75 किलोमीटर। और जो पी क्यू होता है ये होता है 713.80। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं किलोमीटर, है ना। तो आप डिफरेंस बता सकते हैं क्या, है ना। डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल एंड पोलर एक्सिस का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ये डिफरेंस आता है 42.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर का क्या होता है ये डिफरेंस आता है ना। सो नोट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहें नोट में मैं इसको लिख देता हूँ कि द लेंथ ऑफ द पी क्यू इज शॉर्टर देन ए बी, the length of PQ is shorter than AB by 42.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे कोई भी यदि लाइन ड्रा करेंगे तो क्या होगा कर्व होगा। वो लाइन कैसा होगा कर्व होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, हमें पता है कि अर्थ का सरफेस क्या है कर्व है, अर्थ का सरफेस क्या है कर्व है। इस पर कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन भी क्या होगा कर्व होगा, है ना।
ये लाइन स्ट्रेट ना हो कि क्या होगा, ये लाइन कर्व होगा, है कि नहीं। दूसरी बात कि आप इधर इसको देख सकते हैं, सपोज कीजिए आपका अर्थ है ना। अब इस पर कोई भी लाइन आप ड्रा कीजिए, आप कोई भी लाइन ड्रा कीजिए, ये लाइन क्या होने वाला है, कर्व होने वाला है। ये लाइन क्या होने वाला है, कर्व होने वाला है कि नहीं। सो एक चीज़ तो हमें कंक्लूजन में पता चल गया कि सर अर्थ सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन कैसा होगा, कर्व होगा, है ना। तो उसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए इस फिगर में ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया है, 3 लाइन ड्रा किया है। एक है जो ए बी है, दिख रहा है, एक क्या है ए बी है, दूसरा है जो आपका क्या है बी सी है, दूसरा लाइन क्या है बी सी है, और तीसरा लाइन है जो क्या है ए सी है ना। तीनों लाइन जहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो ए पे कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है बी पे, और तीसरा कहाँ कर रहा है सी पे, है ना। अब इसको कलर मैं चेंज कर देता हूँ। चलो ठीक है। सो 3 पॉइंट पे क्या करेगा, ये लाइन कट करेगा। तो एक क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसा फॉर्मेशन कर रहा है, एक ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो हम जो पढ़ने वाले हैं अभी कि स्फेरिकल ट्रायंगल किसको बोलेंगे और प्लेन ट्रायंगल किसको बोलेंगे। तो हमें तो ये पता है कि जो तीनों लाइन क्या है, कर्व है। तो ये जो कर्व लाइन मिलकर ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो, हमें एंगल, ये जो एंगल है इसको कैसे फाइंड करेंगे। इस एंगल को अगर फाइंड करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी क्या करेंगे, इधर टेंजेंट ड्रा करेंगे। और ये जो टोटल वैल्यू है यही क्या है हमारा, अल्फा है ना। उसी तरह से अगर बीटा अगर फाइंड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, है ना, स्पर्श रेखा हिंदी में बोले तो। फिर यहाँ से भी क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। उस तरह से गामा का वैल्यू यदि निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर क्या करेंगे, सबको मिला देंगे, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात कि यदि आप ए और बी को मिलाएं, सबसे पहले क्या करेंगे, अब ए और बी को मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन से। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। उस तरह से ए और सी को अब मिलाएंगे, ए और सी को मिलाए स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद बी और सी को मिलाइए, आप बी और सी को क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से मिलाइए, है ना। अब जो ए स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बन रहा है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा डैश। क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल देता हूँ अल्फा डैश। यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है इसको मैं बोल रहा हूँ बीटा डैश। और ए जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको बोल रहा हूँ गामा डैश। अब हम एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है जो लिखने जा रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है जो लिखने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ए हुआ, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक तो कर्व लाइन के हेल्प से और एक जो डॉटेड स्ट्रेट लाइन है उसके हेल्प से। तो जो डॉटेड स्ट्रेट लाइन के हेल्प से बन रहा है उसको बोलेंगे प्लेन ट्रायंगल, और जो कर्व लाइन के हेल्प से बन रहा है उसको बोलेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल, है ना। उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। सो लिख देते हैं हमारा कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन यदि लिखना चाहें कि अल्फा समेसन ऑफ, ये क्या है, समेसन का सिंबल है, समेसन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस समेसन ऑफ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश। ये जो डिफरेंस होगा वो होगा 1 सेकेंड। कितना होगा, 1 सेकेंड, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, 1 लिख के ऊपर 2 डैश दे देते हैं, 1 सेकेंड, है ना। एंगल का मेजरमेंट सेकंड में करते हैं, मिनट में करते हैं, डिग्री में करते हैं, रेडियन में करते हैं, है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा मतलब सम ऑफ स्फेरिकल एंगल और सम ऑफ प्लेन एंगल, है ना, ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली, सम ऑफ स्फेरिकल एंगल, ये क्या है, स्फेरिकल एंगल्स, और ये क्या है, ये है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल्स। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 सेकेंड। ये डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, है ना, डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल एंगल्स एंड प्लेन एंगल्स। तो आपको याद रखना है कितना, 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड। एक कंपटीशन में भी बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल पढ़े, एक तो पढ़े स्फेरिकल ट्रायंगल और एक क्या पढ़े, एक क्या पढ़े, प्लेन ट्रायंगल। एक स्फेरिकल ट्रायंगल पढ़े और दूसरा पढ़े प्लेन ट्रायंगल, है ना। सो अगर लिखना चाहे इसका डेफिनेशन यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे ट्रायंगल form with curve line on the earth surface, अर्थ सरफेस पे ड्रा कर रहे हैं ना, on the earth surface is called a spherical triangle। स्फेरिकल ट्रायंगल, है ना, इसको स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो एंगल अल्फा बीटा गामा है इसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल एंगल बोल देंगे। एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर known as a spherical angle, इसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल एंगल बोल देंगे, है ना। दूसरा क्या पढ़े इसमें हम लोग, दूसरा पढ़े प्लेन ट्रायंगल, है ना, प्लेन ट्रायंगल। तो प्लेन ट्रायंगल क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, है ना। तो लिख सकते हैं एंगल फॉर्म विथ a straight line, triangle formed with a straight line, है ना, on the surface of earth, is called प्लेन ट्रायंगल। क्या बोल देंगे इसको, प्लेन ट्रायंगल, इसको क्या बोल देंगे, प्लेन ट्रायंगल बोल देंगे, है ना। और अल्फा बीटा अल्फा डैश बीटा डैश एंड गामा डैश आर क्या है, प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल्स है ना। तो ये तो था स्फेरिकल ट्रायंगल, प्लेन ट्रायंगल, स्फेरिकल एंगल्स और प्लेन एंगल्स, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस देखें कितना, 1 सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको आप कंक्लूड करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे है जो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, अब डिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहला डिवीजन क्या था हमारा, प्लेन सर्वेइंग, है ना। सबसे पहला बात क्या था, प्लेन सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग आप किसको बोलेंगे, है ना, आप प्लेन सर्वेइंग
किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कहता है कि द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर एज प्लेन। अभी क्या देखें, सरफेस कर्व भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसमें जो अर्थ का सरफेस होता है वो क्या लेते हैं, प्लेन लेते हैं, है ना। ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। कैसा कंसिडर करते हैं अर्थ सरफेस को, प्लेन कंसिडर करते हैं। सो द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर एज प्लेन। मीन सरफेस को क्या कंसिडर करते हैं, प्लेन कंसिडर करते हैं, है ना। बट एक्चुअल में तो क्या है, प्लेन नहीं है, लेकिन प्लेन सर्वेइंग में क्या करते हैं, प्लेन कंसिडर करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। दूसरी बात कि इस सर्वेइंग का यूज कहाँ पे करेंगे, आपका दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस सर्वेइंग का यूज कहाँ करेंगे, है ना। तो इट इज फ्रिक्वेंटली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, है ना, हाईवे, रेलवे, डैम्स etc। यानी कहने का मतलब है कि एक इंजीनियर्स के लिए ये बड़ा काम का है ना। हम जो भी इस अर्थ पे कर रहे हैं, मतलब खास करके लैंड पे, जमीन पे जो भी सर्वेइंग कर रहे हैं वो हमारा क्या है, प्लेन सर्वेइंग है। क्या है, प्लेन सर्वेइंग है। आगे देखते हैं कि कितने एरिया तक वैलिड है ना, कितने एरिया तक के सर्वेइंग को हम प्लेन सर्वेइंग बोलेंगे, है ना। तो ये कहता है इट इज वैलिड अप टू एरिया ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। जो भी आप एरिया में सर्वेइंग कर रहे हैं उसका एरिया यदि 195 जो एरिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एरिया आपका होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 195 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। किसी किसी बुक में 195.5 भी हो जाएगा, तो डरना नहीं है ना। तो एरिया कहाँ तक वैलिड है प्लेन सर्वेइंग, इसका एरिया कहाँ होना चाहिए, 195 से के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड थिंग कि कोई भी है जो मतलब इस एरिया में कोई आर्क कंसीडर कीजिए, क्या कीजिए, कोई आर्क है जो 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, है ना। अगर कोई सरफेस पे मान ले कि अर्थ के सरफेस पे यही एक सरफेस है, ठीक है, इसी पे हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, है ना, 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं और दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो मिलाते हैं तो अभी हमने देखा कि क्या होता है, कर्व लाइन आता है। क्या आता है, कर्व लाइन आता है। चलो इसको मैं अलग कलर से अब दिखा देता हूँ, है ना। दूसरी बात कि एक लाइन क्या ड्रा करेंगे, इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं ना, जीवा बोलते हैं शायद हिंदी में, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है ना। तो प्लेन सर्वेइंग में क्या होगा कि अगर आप कर्व के थ्रू ऐसे है जो मेजर करते हैं, अगर इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, है ना, इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, या फिर कोई कॉर्ड है जो कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ कितना है, 12 किलोमीटर। कितना लेंथ है, 12 किलोमीटर, है ना। तो ए से बी जाने का क्या है, 2 रास्ता, एक तो आप कर्व से जाएं और दूसरा है जो स्ट्रेट जाएं, है ना। तो ये दोनों में जो डिफरेंस देखा गया है, ए से बी जाइए या ए से बी, या तो कर्व के लॉन्ग जाइए, मतलब इस रास्ते के लॉन्ग जाइए, या तो ऐसे जाइए। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। बहुत कम है, कितना है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। मतलब प्लेन सर्वेइंग में यदि 12 किलोमीटर का कोई कॉर्ड हम कंसीडर करें, है ना, तो 2 तरीका है ए से बी जाने का। एक है जो कर्व लाइन के थ्रू जाएंगे, दूसरा स्ट्रेट जाएंगे। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। ये है जो डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ऐसे, है ना, कि दोनों लाइन के बीच का क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अब देखो किसी किसी बुक में ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ है, ये जो किसी किसी बुक में है जो 18.5 किलोमीटर ले रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू है। किसी किसी बुक में 80.5 किलोमीटर ले रखा है, किसी में 12 किलोमीटर ले रखा है ना। सो याद रखना आपको 12 किलोमीटर। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जब क्वेश्चन आए तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों वैल्यू होगा, है ना, या कोई तो एक ही होगा ना। लेकिन हमें याद रखना है कि जो डिफरेंस होता है कर्व और स्ट्रेट का वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। ये पॉइंट नोट करने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो आपका क्या है, जियोडेटिक सर्वे। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज जियोडेटिक सर्वे। डेफिनेशन की बात करते हैं। अभी तक हम अर्थ के सरफेस को प्लेन कंसीडर कर रहे थे, अगर आप ध्यान से सुने हो तो, है ना। सो ये बोलता है कि द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच
शेप, शेप मीन्स कर्वेचर, शेप मीन्स कर्वेचर है ना, शेप मीन्स क्या है, कर्वेचर, अर्थ का जो कर्वेचर है ना। द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब सर ये हुआ कि इस केस में अर्थ का जो सरफेस है उसको हम प्लेन नहीं कंसिडर करेंगे, उसका जो एक्चुअल शेप है, उसका एक्चुअल शेप क्या है, कर्व है, उसका एक्चुअल शेप क्या है, कर्व है ना, वो कर्व ही हम कंसिडर करेंगे। तो आपका सीधा है जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डेफिनेशन से आएगा, आपको डेफिनेशन लिख देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा सर्वेइंग है, प्लेन सर्वेइंग है, जियोडेटिक सर्वेइंग है, टोपोग्राफिक सर्वे है, जो आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है कि द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, है ना, शेप ऑफ द अर्थ को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग बोल देते हैं। दूसरी बात, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका मेनली यूज है जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में करते हैं, मतलब दो स्टार्स के बीच में क्या लोकेशन फाइंड करने में करते हैं। तो ये हमारा उतना काम का नहीं है, ये मेनली साइंटिस्ट लोग के काम का आता है ना। सो इट इज यूज फिक्सिंग द स्पेस कंट्रोल पॉइंट्स। कहाँ पे यूज होता है, स्पेस कंट्रोल पॉइंट्स को फिक्स करने में। जैसे 2-3 स्टार्स ले लिया और उसको है जो हमें लोकेशन फाइंड करना है एक दूसरे को रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे कौन सा सर्वेइंग यूज करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग इज ऑल द लाइन्स लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस आर कंसीडर आर कर्व लाइन। कैसा लाइन होगा ये, कर्व लाइन होगा, है ना। इस पे जो भी लाइन हम कंसीडर करेंगे वो कैसा होगा, कर्व होगा, है ना। मैंने बताया, पहले ही बताया आपको, ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन इस पे ड्रा करेंगे तो क्या होगा, लाइन हमेशा कर्व होगा, है ना। सो ऑल द लाइन्स लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस आर कंसीडर आर कर्व लाइन्स। थर्ड थिंग्स, अभी देख चुके हैं ये वाला पॉइंट, ऑलरेडी देख चुके हैं। द ट्रायंगल्स फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस आर स्फेरिकल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो ये तो था जो डिटेल में हम लोगों ने देखा प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग को। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या होता है, लिखने के लिए डेफिनेशन आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोई बुक भी रेफर करना है क्या, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप 2-3 क्लास करके आप देख लीजिए, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आपका सीनियर है जो यही नोट्स हमारा ही लेक्चर सुन के आउट ऑफ 70 में 65 नंबर्स तक लाया है ना, और आउट ऑफ 100 में 90 नंबर्स तक लाया है। तो आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीका से नोट्स में उतारना है, और ऑनलाइन का बेनिफिट है, आप जितना बार मन है उतना बार लेक्चर है जो सुनिए, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है ना। दूसरी बात कि हमें वीडियो आपका ग्रुप में बार बार नहीं डालना पड़े, उसके लिए इस बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जैसे ही वीडियो पब्लिश होगा यूट्यूब पे तो आपके पास ही चला जाएगा, है ना। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तब ये करना है ना। दूसरी बात कि यदि आप VCS पे देख रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम सॉफ्टवेयर पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे जाना है ना। और यदि वीडियो आप वहाँ नहीं देखने का मन है तो ठीक है, लेकिन आप रेटिंग जरूर कीजिए, है ना। आप अपने टीचर का रेटिंग जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीचर के लिए, ठीक है। तो VCS सॉफ्टवेयर पे जाकर रेटिंग जरूर करना है ना। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे देख लिए और टीचर का कुछ मतलब ध्यान में ही नहीं रखा, है ना। आपको VCS सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और एटलीस्ट जाकर रेटिंग कर देना है, उसमें 5 स्टार ऐसा बना होगा, है ना। तो जो भी आपको जितना मन करे, है ना, उतना स्टार इसमें देना है। अगर आपको पसंद आए तो 5 स्टार दीजिए, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप 5 स्टार दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ये है जो हमारा कल का डिस्कशन रहेगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, है ना। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ही पढ़ेंगे 2 क्लास तक, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अदर थिंग इज, यदि कोई आपको डाउट आता है ना, तो ठीक है, आप ग्रुप में तो पूछेंगे ही। दूसरी बात कि यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं ना। यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा फीडबैक दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगता है ना। और कोई क्वेश्चन रेज करना है तो वहाँ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में है जो कंटिन्यू करते हैं।